कहाँ क्यों ठीक है, अभी आवाज क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है? ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहाँ पे आपको थियरी पढ़ाई जा रही है, आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आप ये भी देखते रहे कि आपकी परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे करंट की भी क्लासेस देखने को मिलती है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप इत्मीनान से 1-1.5 घंटे यूट्यूब पे और 1-1.5 घंटे आप मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कर सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं या किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको 4.0, 5.0 का बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड टीजीटी, डी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। सो अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एकाधिकारी असामान्य लाभ प्राप्त कर सकता है। चलिए बताइए, एकाधिकारी असामान्य लाभ कब प्राप्त कर सकता है? चलिए, हाँ, थोड़ा सा आज सेशन स्टार्ट होने में थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से आप लोगों की क्लास थोड़ी लेट शुरू हो रही है, बट कोई बात नहीं, क्लास हो रही है, ये मायने रखता है। सो क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एकाधिकारी क्या होता है। तो बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है। बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, और जब किसी वस्तु का वो अकेला विक्रेता होता है तो उसका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि वो अधिक से अधिक लाभ कमाए, अधिक से अधिक वो क्या करे, लाभ कमाए। और अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए वो अपनी उत्पादन लागत को कम रखता है और कम उत्पादन लागत पर वो ज्यादा मार्जिन से लाभ कमाने का प्रयास करता है। तो एकाधिकारी बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें केवल और केवल एक अकेला वस्तु का विक्रेता होता है या वस्तु का उत्पादक होता है, और ये अल्पकाल में भी असामान्य लाभ प्राप्त कर सकता है, और दीर्घ काल में अगर जो इसके कंपटीटर नहीं आते हैं और दीर्घ काल तक एकाधिकारी कार्य करता है तो दीर्घ काल में भी ये अप्रत्याशित लाभ कमा सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि सर ए और बी दोनों ठीक होगा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्में होती हैं हमेशा और हमेशा दीर्घ काल में सामान्य लाभ कमाती है। अगला प्रश्न है, कि एक फर्म को सामान्य लाभ तभी प्राप्त होता है। अब इजी सी बात है, अगर जो आपने बाजार को पढ़ा होगा, बाजार की थियरी को आपने पढ़ा होगा, तो बाजार में आप क्या पढ़ते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ते हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे उद्योग वस्तुओं की कीमत को निर्धारित करती है, और इसी कीमत पर एक व्यक्तिगत फर्म, इसी कीमत पर एक व्यक्तिगत फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। अर्थात
पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई एक फर्म कीमत को निर्धारित करने वाली नहीं होती है, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण होता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, औसत आय इज इक्वल टू औसत लागत, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाता है और यहीं पे फर्म संतुलन की स्थिति में विद्यमान होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की कीमत लोच कैसी होती है। खूबसूरत सा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आराम से करिए। क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, अब फिर वही बात होगी कि ये पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहा है, तो आपको पूर्ण प्रतियोगिता पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है। और ये हम लोग बाजार का जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं थियरी की क्लास में, तो वहां पे पढ़ते हैं कि देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बहुत सारे क्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है और वस्तु की कीमतों का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे उद्योग करता है। कोई एक व्यक्तिगत फर्म अगर जो चाहे कि वस्तु की कीमत को बढ़ा दे तो वो नहीं बढ़ा पाएगी। जैसे हम बात करते हैं गेहूं की मंडी, गेहूं की मंडी जो होती है वो पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण होती है। तो आप जब गेहूं की मंडी में जाते हैं तो आपको पता है कि भैया 30 रुपए से लेके 50 रुपए के बीच में गेहूं मिल जाएगा। अगर जो आपसे कोई 500 रुपये पर केजी गेहूं के कहे कि हम 500 रुपये पर केजी गेहूं देंगे तो आप खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे ना। तो पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की कीमत लोच क्या होती है? अनंत होती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता होते हैं और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। अगर कोई एक विक्रेता महंगी वस्तु देता है तो क्रेता उसके पास से भाग जाएगा। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की कीमत लोच क्या होती है? अनंत होती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग लोचदार होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि मार्शल के उपभोक्ता बचत की अवधारणा की मान्यता क्या है। चलिए भैया मार्शल के उपभोक्ता बचत की अवधारणा आपको बताइए, बताइए क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि मार्शल ने उपभोक्ता बचत की अवधारणा दिया था। सर्वप्रथम उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था? समय कमेंट करके सभी लोग मुझे बताइए कि सर्वप्रथम उपभोक्ता के बचत की अवधारणा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था। और उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? मार्शल को जाता है। और उपभोक्ता की का बचत क्या होता है? मार्शल साहब के शब्दों में उपभोक्ता का बचत का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य आप देने को तैयार है और वास्तविक रूप में जो मूल्य आप दे रहे हैं उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का बचत होता है। ठीक है, तो अगर जो आपसे कोई ये पूछे कि उपभोक्ता का बचत क्या होता है, तो किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य आप देने को तैयार हैं और वास्तविक रूप से जो आप मूल्य दे रहे हैं इसी के बीच के अंतर को ही उपभोक्ता का बचत कहा जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको फ्रिज खरीदना है, तो आपने ये सोचा कि चलो भैया फ्रिज हम 40,000 रुपए में खरीदेंगे, लेकिन अब आप एलजी के शोरूम में जाते हैं और वहां पता चलता है कि कोई ऑफर चल रहा है और वो फ्रिज केवल और केवल 35,000 रुपए में ही मिल जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की बचत कितने हजार रुपए की हो गई? 5,000 रुपए की हो गई। अर्थात मार्शल साहब ने कहा था कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य उपभोक्ता देने को तैयार होता है और वास्तविक रूप से जो मूल्य वो देता है उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का बचत होता है। और उपभोक्ता की क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे कि उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी लोग का उत्तर ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता की बचत की जो अवधारणा है ये संख्यात्मक माप पे आधारित है। संख्यात्मक माप पर आधारित है, संख्यात्मक माप पे आधारित है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। और उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम ड्यूपिट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ड्यूपिट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत में जिस भूमि पर शून्य लगान मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप थियरी पढ़िए। बहुत लोग को नहीं पता होगा कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया, लेकिन जब आप थियरी पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही बातें पढ़ाई जाती है कि सर्वप्रथम किसने दिया, फिर बाद में चल करके विकसित किसने किया। तो थियरी जरूर पढ़ा करिए। अब इस प्रश्न की अगर जो हम लोग बात करें तो ये रिकार्डो के लगान के प्रतिष्ठित सिद्धांत से प्रश्न बना है। ये रिकार्डो के लगान के प्रतिष्ठित सिद्धांत से प्रश्न बना है। और अब आपको पूरा रिकार्डो की थियरी याद आना चाहिए कि सर डेविड रिकार्डो ने लगान की जो थियरी दिया था उसमें कहा था कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। जो भूमि जितना ज्यादा उर्वरक होगी वो उतना ज्यादा लगान देगी, जो भूमि कम कम उर्वरक होगी वो कम लगान देगी। ऐसी भूमि जो लगान नहीं देगी उसे सीमांत भूमि बोलेंगे। सीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो लगान नहीं देती है, अर्थात ये उर्वरक नहीं होता है। उर्वरक नहीं। अब आप कहेंगे कि सर जी उर्वरक नहीं होता, इसका मतलब क्या। तो ऐसी मिट्टी जो कंकरीली है या ऐसी जैसे जो तालाब हो गए या कंकरीली मिट्टी हो गई जहाँ पे किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है, जो उर्वरक नहीं होगा वो लगान नहीं देगा। और इसे डेविड रिकार्डो साहब ने बोला था कि इसे डेविड रिकार्डो साहब ने क्या बोला था कि इस प्रकार की भूमि जो होगी वो सीमांत भूमि होगी। फिर वो कहते हैं कि ऐसी भूमि जो लगान देगी उसे हम लोग अधिसीमांत भूमि बोलेंगे। और अधिसीमांत भूमि क्या होता है, उर्वरक होता है। और जब उर्वरक होगा तो ये लगान भी देता है, उर्वरक होगा तो ये लगान भी देता है। और भूस्वामी के लगान भूस्वामी को प्राप्त हो लगान भूस्वामी को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के कारण मिलता है। फिर डेविड रिकार्डो साहब ने क्या कहा, डेविड रिकार्डो साहब ने ये कहा कि देखिए भैया, भूमि की पूर्ति सीमित है, भूमि की पूर्ति सीमित है और एक समय ऐसा आएगा कि अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण उत्पादन योग्य भूमि बचेगा ही नहीं और जनसंख्या स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। अर्थात भूमि की पूर्ति को इन्होंने कैसा माना था, भूमि की पूर्ति को बेलोचदार माना था, बेलोचदार माना था। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सीमांत भूमि। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, यही तो कि सीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो उर्वरक नहीं होती और जो लगान नहीं देती है, और अधिसीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो उर्वरक होती है और लगान देती है। और प्रश्न में पूछा गया है कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत में जिस भूमि पे शून्य लगान मिलता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे सीमांत भूमि बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रेसम का नियम हमें क्या बताता है, ग्रेसम का नियम हमें क्या बताता है। सो इजी सी बात है, ये मुद्रा बाजार से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये मुद्रा बाजार से संबंधित है, मुद्रा बाजार से संबंधित ये प्रश्न है। और इसके अंतर्गत ग्रेसम साहब ने ये कहा था कि मनुष्य की आदत होती है कि वो अच्छी चीजों को अपने पास बचा करके रखता है। ठीक है, ग्रेसम साहब ने ये कहा था कि मनुष्य की आदत होती है कि वो अपने अच्छी चीजों को अपने पास बचा करके रखता है। और उन्होंने ये कहा कि अगर जो एक व्यक्ति के पास बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा, बुरी मुद्रा का मतलब ये है जैसे मान लीजिए कि आपके पास 500 रुपए की दो नोट है, एक नोट थोड़ी सी मैली है, थोड़ी सी फटी हुई है, और एक नोट ऐसी है जो बिल्कुल करेंसी है अभी। तो आप क्या करेंगे कि जो नोट फटी होती है उसी को आप सबसे पहले मार्केट में चलाएंगे। तो यही बात ग्रेसम साहब ने कहा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से क्या कर देती है, बाहर कर देती है। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सो ध्यान रखिएगा कि ग्रेसम साहब ने कहा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। मुद्रा बाजार से संबंधित ये थियरी था ग्रेसम साहब का। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है यार कि अगर जो आपके पास 500 रुपए की दो नोट है तो जो जिसकी स्थिति थोड़ी सी खराब होगी उसको आप मार्केट में पहले देंगे, जो करेंसी होगी उसको आप अपने पास में रखेंगे। ये मनुष्य का बिहेवियर होता है। यही बात ग्रेसम साहब ने अपने नियम में बताया था। अर्थात ग्रेसम का नियम बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देगी। अगला प्रश्न, मजदूरी कोष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मजदूरी कोष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है बताइए। ठीक है,
ठीक। सो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मजदूरी को सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। तो अगर जो सर्वप्रथम की बात करें तो एडम स्मिथ ने, और मजदूरी को सिद्धांत को विकसित किसने किया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। मजदूरी को सिद्धांत को किसने दिया था, सबसे पहले एडम स्मिथ ने दिया था। और मजदूरी को सिद्धांत के अंतर्गत एडम स्मिथ ने ये कहा था कि देखिए भैया, मजदूरों को मजदूरी देने के लिए ना एक कोष का निर्माण करिए, ठीक है, और आपके पास जिस तरीके से कोष है उसी कोष का प्रयोग करिए ताकि आप मजदूरों को मजदूरी दे पाए अपने कोष के अनुसार ही। अगर जो आपके कोष में ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा मजदूरों को मजदूरी दीजिए, कम है तो कम आप मजदूरों को मजदूरी दीजिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं एडम स्मिथ, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। एक प्रश्न आप लोगों से पूछता है कि मजदूरी कोष का सिद्धांत विकसित किसने किया था, तो विकसित करने का श्रेय जाता है जेएस मिल साहब को, जेएस मिल को। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मजदूरी को सिद्धांत सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने दिया था। मजदूरी को सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय जेएस मिल को जाता है। और ये सिद्धांत क्या बताता है, तो आसान भाषा में मैं आपसे कहूँ तो इन लोगों ने कहा कि देखिए भैया, हमको जब हम कार्य करवाते हैं तो मजदूरों को मजदूरी देने के लिए हमें एक कोष की जरूरत होगी। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु पर कर लगने वाले पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी वस्तु पर लगने वाले कर का अंतिम भार यदि क्रेता एवं विक्रेता दोनों पर आधा आधा बढ़ जाता है तो मांग की लोच कैसी होगी। चलिए बताइए। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको सीखने होते हैं इकोनॉमिक्स में। सबसे पहली बात तो ये सीखनी होती है कि अगर जो मांग लोचदार है, मांग अगर जो लोचदार है, इसका मतलब क्या है कि उपभोक्ता वस्तु की मांग में परिवर्तन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार किसी वस्तु के ऊपर अगर जो कर लगाती है तो कर का पूरा भार कौन वहन करेगा, विक्रेता वहन करेगा। क्योंकि विक्रेता को इस बात का डर होगा कि अगर जो हम, जैसे मान लीजिए कि अमूल कंपनी के ऊपर सरकार टैक्स लगाती है, ठीक है, और अमूल कंपनी जानती है कि अमूल कंपनी ये जानती है कि, जैसे मान लीजिए आसान भाषा में समझिए कि अगर जो बाजार में मांग लोचदार है, इसका मतलब कि उपभोक्ता अपने मांग में परिवर्तन कर सकता है, उसके पास बड़े सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में किसी उत्पादक के ऊपर या किसी फर्म के ऊपर सरकार अगर जो कर लगाती है तो वो उत्पादक या फर्म हमेशा यही चाहेगा कि भैया जो सरकार ने टैक्स लगाया है ना उसका खुद हम वहन करें। क्यों? क्योंकि वो उत्पादक अगर जो वहन नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, और जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उस वस्तु की मांग बाजार में कम हो जाएगी और कोई उत्पादक ऐसा कभी नहीं चाहेगा। जैसे मान लीजिए अमूल कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, सरकार ने उसके ऊपर कर लगा दिया, तो अमूल कंपनी जानती है कि दूध अगर जो हम बहुत महंगा कर देंगे तो हमारे जो कस्टमर हैं वो किसी और जगह चले जाएंगे, तो अमूल कंपनी क्या करेगी, कर का पूरा भार खुद वहन करेगी। लेकिन अगर जो मांग बेलोचदार है, मांग बेलोचदार का मतलब ये होता है कि उपभोक्ता अपने मांग में परिवर्तन नहीं कर सकता है। जैसे नमक है, तो मान लीजिए कि नमक पर सरकार कर की दर में वृद्धि कर देती है तो कर बढ़ जाता है नमक का। तो ऐसी स्थिति में कर का पूरा भार कौन वहन करेगा, क्रेता वहन करेगा। क्यों क्रेता वहन करेगा? क्योंकि भैया नमक अगर जो 30 रुपया पर केजी है तो भी आप खाना मजबूरी है, 300 रुपया पर केजी हो जाएगा तो भी आप नमक को खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि नमक बिना तो सब कुछ शून्य होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मांग बेलोचदार है तो कर का पूरा भार क्रेता वहन करेगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्रेता और विक्रेता के मध्य आधा आधा बट रहा है ना, तो ईपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो मांग की लोच क्या हो जाएगी, इकाई के बराबर हो जाएगी। अगला, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? इजी सी बात है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? अब आपको याद आना चाहिए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। मुझे पता है कि बहुत लोगों को याद है,
लेकिन फिर भी रिवाइज करते रहा करिए। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर हुई थी? शिवरामन समिति की अनुशंसा के आधार पर हुई थी। और नाबार्ड क्या करता है? ये ग्रामीण शाखा का संचालन करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ग्रामीण एरिया में किसानों तक या लघु उद्योग के लिए लघु उद्योग के विकास के लिए उद्यमी के पास या किसानों के पास पैसा पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का कार्य किसका है? नाबार्ड का है। तो नाबार्ड का मुख्य कार्य ग्रामीण शाखा संचालन करना है। अगला, मुद्रास्फीति बढ़ने से किसे लाभ होगा? मुद्रास्फीति बढ़ने से किसे लाभ होगा? देखिए, अब मुद्रास्फीति बढ़ने से तो एक लाइन की बात समझ लीजिएगा, जिसे आप इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति बोलते हैं ना, जिसे आप इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति बोलते हैं, उसे ही हम लोग अपने घरों में क्या बोलते हैं कि यार बड़ी महंगाई आ गई है। और महंगाई कब आती है? महंगाई कब आती है? महंगाई तब आती है जब वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं, और जब वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो मुद्रा की वैल्यू गिरती है, मुद्रा का मूल्य गिरता है। और जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो क्यों गिरती है? वस्तु की कीमत बढ़ती है, बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा एक रीजन ये होता है कि जब वस्तु की मांग ज्यादा होगी और उस वस्तु की पूर्ति कम होगी तो वस्तु की कीमतें बढ़ जाएंगी। इजी सी बात है। तो अगर जो मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उससे किसको लाभ होगा? उससे ऋणी को लाभ होगा। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि आज से 20 साल पहले आपने अपने एक दोस्त राहुल से 10 रुपया उधार लिया था। आपने 10 रुपये उधार लिया था और आज से 20 साल पहले 1 रुपये में 4 गोलगप्पा मिलता था। तो 10 रुपये में आपने 40 गोलगप्पा खाया। लेकिन अब ये कौन है? ये जो ये लेनदार है, लेनदार है मतलब जो उधार लिया है। और देनदार कौन है? देनदार कौन है? ये है मान लीजिए राहुल। ये मान लीजिए आप ही लोगों में से किसी का नाम रख देता हूं, ये है रिंकू जी। ठीक है, ये मान लीजिए रिंकू जी है। तो रिंकू जी ने क्या किया? 10 रुपया दिया किसको? राहुल को। आज से 20 साल पहले 1 रुपए में 4 गोलगप्पे मिलते थे, अर्थात 10 रुपए में राहुल ने क्या कर लिया? 40 गोलगप्पे खाए। लेकिन अब जब राहुल यही रिंकू को 10 रुपया वापस करेगा तो रिंकू क्या करेंगे? केवल और केवल 4 ही गोलगप्पा खा पाएंगे। तो रिंकू को कितने गोलगप्पे का नुकसान हुआ? 36 गोलगप्पे का नुकसान हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ऋणी है उसे लाभ मिलेगा और जिसने ऋण दिया है उसे नुकसान होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, शून्य आधार बजट का आशय क्या है? शून्य आधार बजट की अवधारणा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था? तो पीटर पायर के द्वारा दिया गया था। पीटर पायर के द्वारा दिया गया था। और शून्य आधारित बजट का मतलब क्या होता है? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसने दिया था? पीटर पायर के द्वारा दिया गया था। और शून्य आधारित बजट, जब सरकार बजट का निर्माण करती है तो जो भी सरकार आवंटन करती है उस आवंटन का ये नहीं देखा जाता है कि पीछे सरकार ने क्या किया या आगे क्या होने वाला है। प्रत्येक मद पर व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वो नहीं हो। मतलब जब बजट का निर्धारण किया जाएगा तो हम ये नहीं देखेंगे कि पहले क्या हुआ, हम देखेंगे कि इस वर्ष हम शिक्षा पे कितना खर्च करने जा रहे हैं, स्वास्थ्य पे कितना खर्च करने जा रहे हैं, बिजली पे कितना खर्च करने जा रहे हैं, परिवहन पे कितना खर्च करने जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजकोषीय घाटा का सही सूत्र क्या है? इसमें से राजकोषीय घाटा का सही सूत्र क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। अभिजीत तिवारी जी, संजय बहादुर जी, ललिता जी, सवरमीत जी, अर्चना जी, गुंजा मौर्य जी, तस्नीम खान जी, संजय कुमार जी, सुनीता गुप्ता जी, मोनिका जी, ठीक है, बृष्टि जी, शुभांकर कश्यप जी, सभी लोग से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास जुड़े हैं, सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। आपसे नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। तो अब देखिए, राजकोषीय घाटे को एक नहीं
बहुत तरीके से लिखा जाता है, और इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कॉपी पेन पास में लेकर के बैठिए और लिखने की प्रैक्टिस करिए। राजकोषीय घाटा को एक नहीं कई तरीके से लिखा जाता है, और जितने भी तरीके से लिखा जाता है उसमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगर जो मैं एक तरीके से कहूँ कि राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आंतरिक ऋण प्लस विदेशी ऋण प्लस अन्य देयताएं प्लस रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण। सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है। ये बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से मेरे शब्दों को सुन लीजिएगा। पूरी जिंदगी में कभी आप गलत नहीं करेंगे इस प्रश्न को, एक लाइन में पूरी थियरी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए बताइए कि किसने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो अल्प विकसित देश को उससे नुकसान होता है। तो देखिए आराम से समझ लीजिएगा कि जब एक अल्प विकसित देश, अब आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अल्प विकसित देश के पास तकनीकी तो नहीं होगी, तकनीक होगी ही नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं होगी अल्प विकसित देश के पास। अगर जो टेक्नोलॉजी होती तो फिर वो अल्प विकसित क्यों होता। तो अल्प विकसित देश के पास कच्चे माल होते हैं, अल्प विकसित देश के पास क्या होते हैं, कच्चे माल होते हैं, ठीक है। और अगर वो विकसित देश से व्यापार करता है, विकसित देश से व्यापार करता है तो विकसित देश के पास तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है। तो अगर अल्प विकसित देश विकसित देश से व्यापार करेगा तो अल्प विकसित देश कच्चे माल का निर्यात करेगा। क्या करेगा, कच्चे माल का निर्यात करेगा। और कच्चे माल का, जैसे मान लीजिए भारत में लोहा है, भारत में अभ्रक है, भारत में तांबा है, तो भारत क्या करेगा, अगर जो कच्चे माल का निर्यात करेगा तो विकसित देश के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो दिन दूना रात चौगुना लाभ कमाएंगे। लेकिन अल्प विकसित देश में, अगर अल्प विकसित देश दीर्घ काल तक ऐसा करता रहेगा तो उस देश में जो संसाधन है वो संसाधन हो जाएंगे खत्म, और जब संसाधन खत्म हो जाएंगे तो उससे अल्प विकसित देश क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, या अल्प विकसित देश को व्यापार से नुकसान हो जाएगा। यही बात वो बताते हैं। सो राल्फ रेबिस, सीगर और गुरनार मेडल, तीनों लोग ये बात बताते हैं। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना कि अल्प विकसित देश विकसित देश को क्या कर रहा है, कच्चे माल का निर्यात कर रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि अल्प विकसित देश दीर्घ काल तक कच्चे माल का निर्यात करता रहेगा ना, तो अल्प विकसित देश में कच्चे माल की कमी हो जाएगी। और जब कच्चे माल की कमी हो जाएगी तो फिर उसके पास कुछ निर्यात करने के लिए बचेगा नहीं, तो उससे क्या होगा, उससे देश को नुकसान होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये, समझ में आई बात हमारी ना। अगला प्रश्न है कि एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु रहा है। चलिए बताइए भाई, बात समझ में आई आपको मैं क्या बोला। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु क्या है। देखिए जब एडम स्मिथ साहब आते हैं तो स्वतंत्र व्यापार की बात करते हैं। स्वतंत्र व्यापार का मतलब एक देश दूसरे देश से व्यापार करेगा, सरकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा, आयातित निर्यातित वस्तुओं पे सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएगा, ना कोई कोटा निर्धारित करेगा। तो एडम स्मिथ साहब ने कहा था कि स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु होता है श्रम विभाजन, क्योंकि जब श्रम का विभाजन होता है तो उससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। अब आपको ये बात समझनी है तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि सर जी श्रम विभाजन से उत्पादकता में वृद्धि कैसी होगी। तो आज से आप 25 साल 30 साल पहले देखिए कि हमारी अर्थव्यवस्था में जब इतनी वस्तुओं की डिमांड नहीं थी, मांग नहीं थी, तो जब आप कपड़ा सिलवाने जाते थे तो एक दर्जी हुआ करता था, और वही दर्जी आपका माप भी लेता था, वही दर्जी कपड़ा काटता भी था, वही दर्जी कपड़ा सिलता भी था, वही दर्जी आप कपड़ा प्रेस करके आपको वापस भी कर देता था, बिलिंग वही करता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब अगर जो आप कपड़ा सिलवाने जाएंगे तो अर्थव्यवस्था चेंज हो गई है, मांग बहुत ज्यादा हो गई है। अब आप कपड़ा सिलवाने जाएंगे तो एक होता है जो कपड़ा काटता है, दूसरा माप लेता है, तीसरा सिलता है, चौथा प्रेस करता है, पांचवा बिलिंग करता है। तो जब एक ही काम को एक व्यक्ति बार बार करे, अर्थात मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसे केवल और केवल कपड़ा काटना है, तो जब बार बार उसे एक ही काम प्राप्त होगा तो उसे परफेक्शन मिल जाएगा, और जब परफेक्शन मिल जाएगा तो उत्पादन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला है
अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, एक होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार और दूसरा होता है अंतर क्षेत्रीय व्यापार। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है कि जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से व्यापार करे, और अंतर क्षेत्रीय व्यापार का मतलब कि जब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से व्यापार करे। ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। क्या उत्तर आ रहा है बताइए? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि यह अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन का ही एक आवश्यक परिणाम है तथा इसका आधार है विभिन्न देशों को भिन्न भिन्न सुविधाएं प्रदान करना। जैसे सऊदी हो गया, सऊदी अरब है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? पेट्रोलियम देखने को मिलता है। भारत में उतना ज्यादा पेट्रोलियम नहीं है। तो जो भारत के श्रमिक हैं वो क्या करते हैं? वो भाई रोटी चावल सॉरी जो भारत के श्रमिक हैं वो क्या करते हैं? तो भैया भारत के जो श्रमिक हैं उन्हें अच्छा आता है गेहूं उपजाना, उन्हें अच्छा आता है धान उपजाना, उन्हें अच्छा आता है फल उपजाना, क्योंकि हमारे देश में पेट्रोलियम है नहीं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि इस प्रकार के चीजों का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन वही अगर जो सऊदी अरेबिया की बात किया जाए, ईरान की बात किया जाए, इराक की बात किया जाए, रूस की बात किया जाए, तो इनके पास पेट्रोलियम है। तो इनके जो श्रमिक होंगे वो उनके पास ऐसी स्किल होगी कि वो क्या करें कि पेट्रोल को प्यूरिफाई करें ताकि उसे प्रयोग योग्य बनाया जा सके। तो जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो श्रम विभाजन के कारण ही दो देश आपस में लाभ कमाते हैं। यही अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विशेषता होती है। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो यह अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन का ही एक आवश्यक परिणाम है तथा इसका आधार है विभिन्न देशों को भिन्न भिन्न सुविधाएं प्रदान करना। अगला, आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग पर व्यय की गई आय का अनुपात कैसा होता है? चलिए बता दीजिए मुझे इस प्रश्न का उत्तर। आय बढ़ने के साथ साथ उपयोग पर व्यय की गई आय का अनुपात कैसा होता है? सो इजी सी बात है भाई। अगर जो मान लीजिए दो कंडीशन में बता रहा हूं आपको कि अगर जो मान लीजिए कि 5,000 रुपया महीने का आपका इनकम है, तो भैया महीने में अगर जो आप 5,000 रुपये कमा रहे हैं तो इस 5,000 आप पूरा क्या कर लेंगे? खर्च कर देंगे रोटी पे, चावल पे, तेल पे, दाल पे। 5,000 से अब कम में तो खर्च चल नहीं पाएगा, अकेले भी आप हैं तो अगर जो आप 5,000 रुपये कमाते हैं तो 5,000 रुपये आप खर्च कर देते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन में सपोज करिए कि आप अब महीने का 5 लाख रुपए कमाने लगे, 5 लाख रुपए कमाने लगे। तो जब आप 5 लाख रुपए कमाने लगेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि 5 लाख रुपए का आप रोटी चावल दाल सब्जी खरीद लेंगे, नहीं ना खरीदेंगे। तो जब आपकी आय बढ़ती है ना, तो आय जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से आपके उपभोग व्यय में वृद्धि नहीं होती है, उपभोग व्यय में वृद्धि नहीं होती है। यही बात किसने कही थी? एंजल साहब ने कहा था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं ना, ए बोल रहे हैं ना जितने लोग, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग व्यय की गई आय का अनुपात क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं अच्छे से पढ़े हैं ना, जो लोग थियरी नहीं पढ़े हैं ना, वही लोग इस प्रश्न को गलत कर सकते हैं, क्योंकि इसको एक जगह नहीं, जब हम एंजिल को पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं, जब हम लोग मांग को पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं, जब उपभोक्ता के व्यवहार को पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं। एक जगह में ये बात, इस बात को इकोनॉमिक्स के अलग अलग यूनिट में अलग अलग जगहों पे कई बार पढ़ा जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि यार थियरी जरूर पढ़ा करिए। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न है कि मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत किसने दिया? थियरी जरूर पढ़ा करिए। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको अलग अलग बैच मिल जाएंगे और सभी बैच में मेरे द्वारा ही आपको आपके सिलेबस के अनुसार सिंपल सटीक साधारण भाषा में एक क्रम से पूरी थियरी पढ़ाई जा रही है। वहां पे आप मुझे 1.5-2 घंटे फॉलो करिए। नोट्स भी दिया जा रहा है, नोट्स को कम से कम 1 घंटे रोज पढ़िए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, सप्ताह में एक ही टेस्ट दीजिए, जहाँ गलती हो रही है उसमें सुधार करके फिर अगले टेस्ट में वो गलती नहीं दोहरानी है। प्रीवियस ईयर दिए जा रहे हैं उसको पढ़िए, करंट दिए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा यार। बस आप ईमानदारी से मुझे एप्लीकेशन पे सारे कंटेंट को फॉलो करिए, यूट्यूब पे फॉलो करिए, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2,000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे
किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। किसने दिया था ये सिद्धांत, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत, जिसे मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत कहा जाता है, ये किसने दिया था और ये सिद्धांत क्या बताता है? तो ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि देखिए भैया, एक मजदूर से अगर जो आप मजदूरी करा रहे हैं ना, तो कम से कम आप उसको इतनी मजदूरी दीजिए कि वो अपने जीवन स्तर पे बना रह सके, अर्थात जिस जीवन स्तर को वो जी रहा है उसे जीवन स्तर पे बना रहे, जैसे उसका जो खान पीन है या रहने का जो उसका तरीका है उसी तरीके से वो बना रहे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, जीवन स्तर सिद्धांत और जीवन निर्वहन सिद्धांत ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये जीवन स्तर जो सिद्धांत है ये जेएस मिल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? जेएस मिल से संबंधित है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार ही लगा सकती है? निम्न में देखिए, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है आजकल। मैं आप लोगों से कहा था कि मैं मैराथन की क्लास लूंगा। थोड़ी तबीयत नहीं ठीक चल रही है, जस्ट थोड़ा सा ठीक होने दीजिए, ले लूंगा मैं मैराथन की क्लास, ठीक है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार ही लगा सकता है? तो राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, प्रश्न पूछा जाता है तो बिक्री कर। राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो बिक्री कर, बार बार पूछा जाता है आपके पेपर में। उसके बाद राज्य सरकार की आय का जो दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है वो होता है मनोरंजन कर। मनोरंजन कर, अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मनोरंजन कर क्या होता है। तो मनोरंजन कर का मतलब ये होता है कि जैसे आप कभी सिनेमा हॉल में गए होंगे, थिएटर में गए होंगे, पिक्चर देखने गए होंगे, तो आपने टिकट खरीदा होगा ना, तो उस टिकट पे टैक्स लगता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब किसी पिक्चर को टैक्स फ्री कराना होता है तो उस पिक्चर के जो डायरेक्टर या एक्टर होते हैं उस राज्य के संबंधित मुख्यमंत्री से आकर के वो मिलते हैं, ठीक है। या आप अगर जो कभी सर्कस देखने गए होंगे तो सर्कस में भी टिकट आपने खरीदा होगा, तो उस पर भी क्या लगता है? टैक्स लगता है। और उसके बाद केवल और केवल भू राजस्व कर जो है वो राज्य सरकार भी लगाती है। ये तीसरा है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, उपभोक्ता की बचत का सही सूत्र क्या है? अभी मैंने बताया कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम ड्यूपिट ने दिया था और उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को विस्तृत और वैज्ञानिक रूप देने का कार्य मार्शल को जाता है। तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम ड्यूपिट के द्वारा दिया गया था। और उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को विकसित किसने किया था? विकसित किसने किया था? तो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय मार्शल को जाता है। उपभोक्ता का बचत का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु को परचेज करने के लिए, किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य आप देने को तैयार हैं और वास्तविक रूप से जो मूल्य आप दे रहे हैं उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का बचत कहलाता है, ठीक है। और उपभोक्ता की बचत का सही सूत्र निकालने का, तो उपभोक्ता की बचत का सही सूत्र जो है वो होता है कि आपकी कुल उपयोगिता क्या है उसमें से माइनस कीमत x खरीदी गई इकाइयों की संख्या। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, कि बिना प्रयास स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बिना प्रयास स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? मतलब सरकार कोई भी कार्य नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं कर रही है, सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन को बेहतर नहीं कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी विकास हो रहा है, तो इस प्रकार की विकास को हम क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे देखिए कॉमन सेंस की जरूरत है। अब यहाँ पे कॉमन सेंस की जरूरत है। अब बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो देखिए, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर पता होना चाहिए आपको। आर्थिक विकास कहाँ पे होता है? तो आर्थिक विकास देखने को मिलता है विकासशील देशों में, विकासशील देश में।
और आर्थिक विकास का मतलब होता है कि आपकी देश की प्रति व्यक्ति आय, आपकी देश की राष्ट्रीय आय, आपके देश की आधारभूत संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, मानव के कल्याण में बेहतरी होती है। तो ये एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी होती है। और वहीं अगर जो आर्थिक समृद्धि की बात करें तो आर्थिक समृद्धि जब होगा तो ये विकसित देशों में होगा। ये कहाँ पे होगा? ये विकसित देश में होगा। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और मानव कल्याण में बेहतरी नहीं होगी, तो नहीं भैया, यहाँ पे ऑलरेडी शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और मानव कल्याण में बेहतरी हो चुकी है। तो जो विकसित राष्ट्र होंगे वो समृद्धि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा उस देश की तकनीकी पे। जैसे मान लीजिए अमेरिका है, तो अमेरिका क्यों विकसित है? क्योंकि हमसे वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे, आर्थिक समृद्धि, सभी लोगों का उत्तर ठीक है। अर्थात सरकार कोई भी स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं अपना रही है, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, तो इसे आर्थिक समृद्धि बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि व्यय कर लगाया जाता है। व्यय कर किस पे लगाया जाता है? बार बार ये प्रश्न आप लोग के पेपर में पूछा जाता है। व्यय कर लगाया जाता है। व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? भूल गए कि याद है? काल्डोर साहब को भूल गए कि याद है भाई? कमेंट करके बताइए। व्यय कर, तो देखिए एक बहुत अच्छी बात बताई थी कॉल्डोर ने। कब बताया था? 1956 की बात है ना ये? 1956 की बात है, ठीक है, 1956 की। तो कॉल्डोर ने ये कहा था कि देखिए जब लोग आय अर्जित करते हैं, लोग जब इनकम करते हैं ना, तब आप उनके ऊपर टैक्स मत लगाइए। जब लोग व्यय करते हैं, जब पैसा लोग खर्च करते हैं, तब आप उनके ऊपर टैक्स लगाइए। अर्थात जब लोग की आय होती है तो उनसे आप बिल्कुल टैक्स मत लीजिए, उनसे आप उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कर मत लगाइए। लेकिन जब इस पैसे को वो व्यय करेंगे, जैसे मान लीजिए वो होटल में है, तो होटल में ठहर रहे हैं, तो उनसे क्या करिए? टैक्स वसूल करिए। जैसे वो भोजन कर रहे हैं तो भी टैक्स वसूल करिए। अगर जो वो शराब खरीद रहे हैं तो भी आप उनसे टैक्स वसूल करिए। अर्थात कॉल्डोर ने कहा था 1956 में कि सरकार को आय के आधार पे कर नहीं लेना चाहिए, बल्कि सरकार को व्यय के आधार पे कर लेना चाहिए। इजी सी बात है। सो ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। देखिए ना, इकोनॉमिक्स कितना आसान है, बहुत आसान है, बशर्ते थोड़ा दिमाग लगाइए। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, इकोनॉमिक्स बहुत आसान है। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है, बता दीजिए। सीमांत उत्पाद की कीमत और सीमांत उत्पाद की पूर्ति जहां पे बराबर होती है, हाँ पहले आप बताइए। तो जब सीमांत उत्पाद कीमत तथा सीमांत उत्पाद पूर्ति बराबर होता है तो ये क्या होता है? ये 1 के बराबर होता है। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सर जी एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, सभी लोग का उत्तर ठीक है। बहुत बार मैंने बताया है, इसीलिए मैं कहता हूँ थियरी जरूर पढ़ा करिए। अब जिनको थियरी नहीं पता होगा उनको एक लाइन में ये लंबी चौड़ी थियरी से प्रश्न बना हुआ है, इसको नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? अच्छा ये बताइए कि कृषि जनगणना करने वाली संस्था कौन सी है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि कृषि जनगणना करने वाली संस्था कौन सी है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए कि कृषि जनगणना करने वाली संस्था कौन सी है। क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि भारत में पहली कृषि जनगणना जो हुई थी वो 1970-71 में हुई थी। और अब तक भारत में जो कुल कितनी कृषि जनगणना हुई है तो वो 6 बार हुई है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उत्पन्न करता है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है भाई? अभी मैं आपको बताया कि श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है।
विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है बताइए। किसी ने बताया नहीं कि कृषि की गणना कौन करता है? कोई कमेंट करके बताया नहीं यार, इतने लोग पढ़ रहे हो, किसी को नहीं पता है? बताइए कमेंट करके। क्या बोल रहे हैं? सी, सब सी बोल रहे हैं। तो देखिए दो बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी चाहिए, आंतरिक बचत और बाह्य बचत। इसकी अवधारणा किसने दिया था? तो इसकी अवधारणा आर्थर यंग के द्वारा दिया गया था, आर्थर यंग साहब के द्वारा दिया गया था। और आर्थर यंग ने ये कहा था कि आंतरिक बचतें ऐसी बचतें होती है कि जब कोई फर्म अपने अंदर सुधार करता है, फर्म अपने अंदर सुधार करे, अपने अंदर सुधार करे, अंदर सुधार करे। जैसे मान लीजिए कि कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, तो वो अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आती है या अच्छे श्रमिक लेके आते हैं या वो और अच्छे से उत्पादन करती है, तो इसके कारण जब वो लाभ उत्पन्न होता है तो उसे आंतरिक बचत कहते हैं। और दूसरा होता है बाह्य बचत। बाह्य बचत का मतलब ये होता है कि उद्योग में जब कोई नई फर्म एंट्री कर जाए, उद्योग में नई फर्म के आने से आने से पुरानी फर्मों को लाभ मिले, पुरानी फर्मों को लाभ मिले, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य बचत। सो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। और श्रम विभाजन होगा, तो श्रम विभाजन से जाहिर सी बात है कि एक ही काम को एक श्रमिक बार बार करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इसका मतलब कि विशिष्टीकरण हासिल करेगा, और जब विशिष्टीकरण हासिल करेगा तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन का स्तर बढ़ता चला जाएगा। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, यदि श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी तो मजदूरी स्तर पे क्या असर पड़ेगा? देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है कि अगर जो श्रम की उत्पादकता में वृद्धि हो रही है तो उससे मजदूरी स्तर पे क्या असर पड़ेगा? क्या उत्तर आ रहा है? और YouTube के जो कम्युनिटी बॉक्स है उसमें मैं आप लोगों को रोज एक एक दो दो क्वेश्चन देता हूँ, और वो जितने भी क्वेश्चन देता हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है, बार बार आप लोग के पेपर में आते हैं। तो कम्युनिटी बॉक्स में जा करके और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे देता हूँ आप लोगों को, उसको जरूर अटेम्प्ट करिए, देखिए कि आपको कितने चीजें समझ में आ रही हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे प्रश्नों को गलत कर दे रहे हैं, है ना। और अगर जो जिंदगी में सफलता की चाह है ना, तो फिर पागल बनना पड़ेगा, पागलों जैसे मेहनत करना पड़ेगा, आलस्य को त्यागना पड़ेगा। जिंदगी में गुड लिविंग, बढ़िया खाना, बढ़िया सोना कोई जरूरी नहीं है। अगर जो आप जिंदगी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कोई बहुत अच्छा सोने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत अच्छा खाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा, जैसे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पूरा 24 घंटा इसी में बर्बाद कर देते हैं कि अरे अभी हमको खाना है, अभी हमको सोना है, हमारा सर दर्द कर रहा है, अभी खाएं, अभी कैसे पढ़ेंगे, अभी सो के उठे, अभी कैसे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें भैया, अगर जो आपको सफलता चाहिए तो अपने जिंदगी से निकालनी पड़ेगी, सीधी सीधी बात है। अगर जो आपको जिंदगी में सफलता चाहिए तो ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी कि हम बढ़िया सो लें, बढ़िया खा लें, बढ़िया से रह लें। कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है, थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लीजिए, एक बार सफलता मिल जाएगी, उसके बाद जो मन करेगा वो करिएगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है बताइए कि यदि श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी तो मजदूरी का दर स्तर कैसा होगा? तो इजी सी बात है, मान लीजिए कि अगर जो कोई श्रमिक है उसके उत्पादन से उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, तो जब उत्पादन बढ़ रहा है तो एक जो साहसी है उसके लाभ में भी तो वृद्धि हो रही है। तो जब साहसी के लाभ में वृद्धि हो रही है तो मजदूर तो कहेगा ही कहेगा कि हे साहसी, आपके लाभ में वृद्धि हो रही है, कुछ हमारे लाभ में भी वृद्धि कर दीजिए, अर्थात आप हमारी भी मजदूरी को बढ़ा दीजिए। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्रीय पुस्तक के लेखक कौन है? कैपिटल हाँ चलिए, कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्रीय पुस्तक के लेखक कौन है? और हाँ ठीक है, परिवार की भी जिम्मेदारी होती है, घर की भी जिम्मेदारी होती है,
लेकिन उसमें भी आपको क्या करना होगा, उसमें भी आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, कोई काम ऐसा है जहाँ पे केवल आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ब्लूटूथ लगा लिए, हमारी क्लास लगा लिए, क्लास देख रहे हैं, ब्लूटूथ लगा करके अपना काम भी कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा स्मार्ट भी बनिए, थोड़ा स्मार्ट भी बनिए। क्या उत्तर आ रहा है कि कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्री पुस्तक के लेखक कौन है? सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी, सी। तो जितने लोग भी हिग्स की बात बोल रहे हैं, इसी में तटस्थता वक्र की उन्होंने बात की थी। तो कैपिटल एंड ग्रोथ नामक जो पुस्तक लिखी गई थी वो हिग्स के द्वारा लिखी गई थी, और इसी में इन्होंने तटस्थता वक्र अर्थात या अधिमान वक्र की बात किया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए क्या किया जाता है भाई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है। ओ सॉरी, ये क्या प्रश्न है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, मैं गलत पढ़ दिया। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए क्या किया जाता है? चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम अर्थात IRDP के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए क्या किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम अर्थात IRDP इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1980 में। 2 अक्टूबर 1980 में इसकी शुरुआत होती है, और इसको चलाने के पीछे सरकार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि निर्धन परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, निर्धन परिवार को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए, और स्वरोजगार उपलब्ध करने के लिए सरकार क्या करेगी? निर्धन परिवारों को ऋण देगी। सरकार क्या करेगी? ऋण देगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि ग्रामीण गरीबी को उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, इजी सी बात है, बहुत खूबसूरत सी बात है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम अर्थात IRDP जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 को होती है, इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि जो निर्धन परिवार है उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए, और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्हें ऋण प्रदान कराया जाएगा, अर्थात ग्रामीण गरीबी को उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान कराए जाते हैं। अब बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा कि पूंजीगत साधन क्या होते हैं। तो जैसे ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर आपकी पूंजीगत साधन है, क्योंकि 10 लाख रुपए लगाएंगे तभी तो ट्रैक्टर खरीदेंगे। पंपिंग सेट है, तो पंपिंग सेट आपका पूंजीगत साधन है, पंपिंग सेट खरीदेंगे तो पूंजीगत साधन है। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और थोड़ा एक बात को ध्यान में रखिएगा कि 1999 का जब समय आता है ना, तो इस योजना को विलय कर दिया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन ले करके पढ़ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन यही करता रहूंगा बार बार कि क्लासेस को पढ़िए, क्लासेस को रिवाइज करिए। जितना मैं एप्लीकेशन पे करा रहा हूँ, जितना मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ, कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते एक एक लाइन, जितनी चीजें एप्लीकेशन पे दी जा रही है, जितनी चीजें यूट्यूब पे दी जा रही है, उसे फॉलो करते रहिए। बहुत सारे लोग एक क्लास को एक बार देख लेते हैं, रिवाइज नहीं करते। रिवीजन भी जरूरी है। मैं आप लोगों का बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय लेता हूँ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूँ। जब किसी भी चीज को आप एक बार पढ़ेंगे ना, तो उससे आप 50% के आसपास चीजों को गेन कर पाएंगे। जब दूसरी बार आप पढ़ेंगे उसे ना, तो आप लगभग 80% चीजों को गेन कर पाएंगे। जब तीसरी बार पढ़ेंगे ना, तो लगभग 95% आप चीजों को गेन कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जिन चीजों को आप पढ़ रहे हैं उसमें रिवीजन की जरूरत होती है,
एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार मजा आएगा, उतनी बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, उतनी बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस विकसित होगा। तो रिवीजन को अपनी लाइफ का पार्ट रखिए। जब भी पढ़ने बैठिए तो स्टार्टिंग के कुछ मिनट को रिवाइज करिए जो आज तक आपने पढ़ा है, फिर उसके बाद नया पढ़िए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पढ़ने बैठते हैं और लेंदी सिलेबस को लेकर के बैठ जाते हैं, फिर उनको वो थियरी समझ में आती नहीं है, फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर उनका दिमाग ही नहीं काम करता है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो ये बात जरूर जानिए। और एक क्रम भी जानना बड़ा जरूरी है। इकोनॉमिक्स का क्रम भी जानना बहुत जरूरी है। क्रम से जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कभी इधर से पढ़ते हैं, उधर से पढ़ते हैं, उनको क्रम ही नहीं पता है। क्रम से पढ़िए, स्ट्रेटजीज पढ़िए, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। क्या उत्तर आ रहा है बताइए? सो जीवन निर्वाह विकास की ऊंची दर किस अर्थव्यवस्था पे निर्भर करती है? तो यहाँ पे जीवन निर्वाह की बात हो रही है। तो जीवन निर्वाह का मतलब ये होता है कि आपके पास इतना पैसा रहे कि आप रोटी, कपड़ा और मकान की ही व्यवस्था कर पाए। बस रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए, ठीक है। और आप निवेश का स्तर आपका ऊंचा बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, निवेश कम ही होगा। तो जीवन निर्वाह स्तर का मतलब कि आप मतलब अपनी जिंदगी को जी सके। तो अगर किसी अर्थव्यवस्था में जीवन निर्वाह की विकास की दर को ऊंची करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कृषि क्षेत्र की ऊंची विकास दर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम कृषि ऊंचा करेंगे, कृषि अच्छा करेंगे, तो उससे हमें खाने के लिए भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो खाने और पहनने का काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला, ठीक है। अब देखिए, ये जो लगातार नई खोज है ना, तो ये तो विकसित की तरफ लेके जाएगा, इसका जीवन निर्वाह से संबंध ही नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत का नाम दिया? चलिए भाई बताइए। गुंजन मौर्य जी, अक्षय गौरी जी, सुनीता गुप्ता जी, ठीक है, रोशनी जी, शुभांकर जी, अर्चना जी, सानवी सिंह जी, प्रेम शाह जी, सरिता जी, पूजा सेन जी, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत कहा? उपभोक्ता ही तो क्रेता होता है, बात ऐसे कहे चाहे वैसे कहे। उपभोक्ता मतलब जो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, और जो उपभोग करेगा वही तो खरीदेगा। तो उपभोक्ता को क्रेता की बचत कहा किसने? बोल्डिंग ने। मतलब उपभोक्ता की जगह पे उन्होंने क्रेता शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अगला, कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। अगर जो आप इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, किसी भी परीक्षा से संबंधित, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, किसी भी राज्य की बात करें तो ये प्रश्न आपको दिख ही जाएंगे, जरूर दिख जाएंगे। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है? तो मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है। मुद्रा प्रसार मतलब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आ रही है, और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। मुद्रा संकुचन मतलब अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है। तो अगर जो हम आपसे ये कहें कि आप मुद्रा स्फीति में जीना पसंद करेंगे कि मंदी में जीना पसंद करेंगे, तो मुद्रा स्फीति में क्या होगा कि वस्तु की कीमतें ज्यादा होंगी लेकिन एटलीस्ट आपके पास पैसा बहुत होगा। लेकिन मंदी के समय क्या होगा कि आपके पास पैसे ही नहीं होगा, ठीक है। वस्तु की कीमत कम भी रहेगी तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा। तो मंदी तब आती है जब अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति अपने न्यूनतम स्तर पे चला जाता है, और मुद्रास्फीति तब आती है जब अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति दोनों बढ़ता है। तो हम आपसे ये कहें कि आप मुद्रास्फीति में जीना चाहेंगे कि मंदी में जीना चाहेंगे, क्योंकि मंदी में तो कोई आर्थिक क्रिया होगी नहीं। मुद्रास्फीति में आर्थिक क्रियाएं होंगी, बड़े पैमाने पे होंगी, लेकिन यहाँ पे बचत आपका नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति जो है वो सही है, मंदी उससे अनुपयुक्त है। मतलब मंदी और मुद्रास्फीति दोनों में से किसी एक में आपको जीने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे कि सर जी हम मुद्रास्फीति में जिएंगे, 1 लाख रुपया मिलेगा, सब के सब हम क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं
किन साहब को, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसको आर्थिक लागत कहा जाएगा। अब देखिए, जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे सबसे पहले यही पढ़ा जाता है कि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाता हूँ, तो बताता हूँ कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। और आर्थिक गतिविधि क्या होती है? अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। और आर्थिक गतिविधि क्या होती है? तो आर्थिक गतिविधि ऐसी गतिविधि होती है जिसमें मुद्रा शामिल होता है, मुद्रा जैसे नोट और सिक्के। तो जब ये आर्थिक लागत की बात कर रहा है तो ये मौद्रिक लागत हो जाएगी। इजी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, लियोनतिफ विरोधाभास का संबंध किससे है? अब ये प्रश्न बार बार आप लोग के पेपर में पूछा जाता है। जब बार बार पूछा जाता है तो मैं एक लाइन में आपको बता दे रहा हूँ, आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, बस ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा कि लियोनतिफ विरोधाभास का संबंध है हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, हेक्सचर-ओहलिन ने जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने क्या कहा था कि दो देश आपस में इसलिए व्यापार करते हैं क्योंकि दोनों देशों में साधन संपन्नता में भिन्नता पाई जाती है। और हेक्सचर-ओहलिन ने कहा था कि उत्पादन के दो साधन हैं, उत्पादन के दो साधन है। उत्पादन के कितने साधन है? उत्पादन के दो साधन है। पहला है श्रम और दूसरा है पूंजी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो पूंजीवादी देश है जैसे जो अमेरिका है, तो अमेरिका को क्या करना चाहिए? अमेरिका को पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके श्रम प्रधान देशों को निर्यात करना चाहिए। और जिन देशों के पास श्रम ज्यादा है, जैसे मान लीजिए भारत के पास श्रम ज्यादा है, तो भारत को श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात अमेरिका को करना चाहिए। अर्थात अमेरिका अगर पूंजीवादी देश है तो अमेरिका को पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके श्रम प्रधान वस्तु अमेरिका अगर जो पूंजीवादी देश है तो अमेरिका को पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके इसे उन देशों में भेजना चाहिए जिन देशों में श्रम प्रधान उद्योग है। ठीक है, और वो श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात अपने मतलब आयात अपने देश में कर लेगा। लेकिन जब लियोनतिफ साहब आते हैं तो वो ये देखते हैं कि अरे भैया, अमेरिका पूंजी प्रधान देश है, बट इन स्पाइट ऑफ अमेरिका इसके बावजूद भी श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके निर्यात कर रहा है। तो जो हेक्सचर-ओहलिन ने कहा था उस पे ये लियोनतिफ साहब ने जब अमेरिका की इकोनॉमी को रीड किया तो उस पे उन्होंने इस बात को सही नहीं पाया, क्योंकि हेक्सचर-ओहलिन ने कहा था कि देखिए भैया, अगर जो अमेरिका पूंजी प्रधान वस्तु अमेरिका अगर जो पूंजीवादी देश है, अमेरिका के पास पूंजी ज्यादा है, तो अमेरिका को पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करके निर्यात करना चाहिए। लेकिन जब लियोनतिफ साहब इसका परीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि अमेरिका पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहा है, श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके उसका निर्यात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, एक सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत क्या होता है भाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक सिद्धांत है, सिद्धांत किसे कहते हैं बताइए आप मुझे, सिद्धांत किसे कहते हैं? एक सिद्धांत है, सिद्धांत किसे कहते हैं? तो यह एक प्रामाणिक परिकल्पना होती है। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है भैया, प्रामाणिक परिकल्पना है, बिल्कुल है। अगर जो हम आपसे ये कहें कि बाजार में वस्तु की कीमत बढ़ रही है, तो जब वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो आप कल्पना करके इस बात को परिकल्पना करके कह सकते हैं कि वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी, है कि नहीं? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? वहीं दूसरी तरफ बात आप ये भी कह सकते हैं कि अगर जो बाजार में वस्तु की कीमत में कमी आ रही है तो उस वस्तु की मांग में क्या आ जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अर्थात ये एक परिकल्पना है, लेकिन प्रामाणिकता भी है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसा होगा। जैसे कीमत बढ़ी तो मांग में कमी आएगी, और अगर जो कीमत कम हुई तो मांग में वृद्धि होगी। इजी सी बात है। अगला है, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर करिए, इजी सा प्रश्न है। और इस प्रश्न को अगर जो आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि सभी आर्थिक इकाई जैसे घरेलू फर्म, साधनों के स्वामी,
इतनी छोटी होती हैं कि उनमें कोई मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो फर्में जो होती हैं वो किस प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य को प्रभावित नहीं कर पाती हैं? तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। अब आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक श्रमिक को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी दी जाती है। सब दिमाग में घूमना चाहिए, नहीं घूम रहा है तो घुमाइए भाई, जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं। साधनों की गतिशीलता पर मूल्य का कोई सामाजिक रोक नहीं होता है। वही तो बोल रहा हूँ कि पूर्ण प्रतियोगिता में मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग करता है और प्रत्येक व्यक्ति को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि जब मुद्रा साख को सम्मिलित करते हुए कि पूर्ति उसकी मांग की अपेक्षा इतने नीचे स्तर पे गिर जाए कि सामान्य रूप से वस्तुओं के मूल्य गिर जाए और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाए, तब इस स्थिति को क्या बोलते हैं? खूबसूरत सा प्रश्न है, मजेदार सा प्रश्न है। अब देखिए, दो बातें आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि मुद्रा प्रसार क्या होता है। मुद्रा प्रसार क्या होता है? तो मुद्रा प्रसार का मतलब ये होता है कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है ना, तो वस्तु की कीमतों में वृद्धि होने के कारण मुद्रा की जो वैल्यू होती है, मुद्रा का जो मूल्य होता है, वो गिर जाता है। ठीक है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए मुद्रा का संकुचन। मुद्रा के संकुचन का मतलब ये होता है कि जब वस्तु की कीमत में कमी आती है, तो वस्तु की कीमत में कमी आने के कारण मुद्रा की जो वैल्यू होती है, मुद्रा का जो मूल्य होता है, वो बढ़ जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली ठीक है। आसान है, आसान है कि नहीं है? है ना। अगला है कि प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल क्या है? ये तो बहुत बार बताया, ये बहुत बार बताया हूं। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन के मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल है प्रकट अधिमान सिद्धांत। और इसमें उन्होंने क्या कहा था कि उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अधिमान जब होगा तभी उस वस्तु का वो क्रय करेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि सामुदायिक तटस्थ वक्र परिचय कराता है। सामुदायिक तटस्थ वक्र क्या परिचय कराता है? और रोज आप लोगों की क्लास होती है 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। सभी लोग समय से क्लास को ज्वाइन किया करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लाइव स्टडी इलाहाबाद के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मतलब उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिलती रहे। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि सामुदायिक तटस्थ वक्र परिचय कराता है। तो सामुदायिक तटस्थ वक्र परिचय ये कराता है कि एक देश की रुचि एवं मांग की प्राथमिकता क्या है। जैसे हम ये कहें कि भारत देश की रुचि किसमें है, तो आप कहेंगे कि सर भारत में सभी लोग कार चलाना चाहते हैं, तो रुचि किसमें है? कार में है, पेट्रोल में है। हमारी मांग किसकी है? कपड़े की मांग है, लोग फैंसी ड्रेसेस की मांग करते हैं, लोग खाने की वस्तुओं की मांग करते हैं। तो सामुदायिक तटस्थ वक्र हमें इसी बात का परिचय कराता है कि किसी देश की रुचि एवं उस देश में मांग की प्राथमिकता क्या है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किसे बोलते हैं? बच्चों वाला प्रश्न आ गया। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को। अंतरराष्ट्रीय पूरा नाम याद रखिए, बहुत लोग आईडीए कर लेते हैं और जब पेपर में अंतरराष्ट्रीय विकास संघ आता है तो फिर गड़बड़ा देते हैं। अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना आपकी होती है 1960 में, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईडीए बोलते हैं। और इसे विश्व की सुलभ ऋण खिड़की क्यों बोलते हैं? तो विश्व की सुलभ ऋण खिड़की इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अल्प विकसित या विकासशील देशों को बहुत ही कम या ना के बराबर ब्याज दर पे ऋण मुहैया कराता है, ताकि अल्प विकसित या विकासशील देश अपना विकास कर सके, आर्थिक विकास कर सके। सो ऑप्शन नंबर
बी। अगला कि एक फर्म का संतुलन कहाँ स्थापित होगा। अब ये देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। चलिए भैया, एक फर्म का संतुलन कहाँ पे स्थापित होगा बता दीजिए। तो देखिए ये होता है पहला चरण, इसमें फर्म स्थिर लागत को वहन कर लेती है, लेकिन जैसे जैसे फर्म को अनुभव मिलता जाता है वैसे वैसे उसकी जैसे जैसे एक फर्म को अनुभव मिलता जाता है वैसे वैसे फर्म की औसत लागत कम होने लगती है। और जब दूसरी कंडीशन आती है तो यहाँ पे फर्म उत्पादन के सभी साधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करके अपनी उत्पादकता को अधिकतम कर चुका होता है। तो दूसरी स्थिति यही जो होती है वो संतुलन की होती है। ये सेकेंड कंडीशन क्या है, संतुलन की होती है। और तीसरी कंडीशन में फिर क्या होता है कि अगर जो उत्पादक इसके बावजूद भी नहीं मानता है और ज्यादा निवेश करना चाहता है तो अब वो जितना तेजी से निवेश करता है उस तरीके से उसकी लाभ में वृद्धि नहीं होती है। तो दूसरी जो चरण है वही होता है संतुलन का। अगला है कि प्रोफेसर हिग्स हैंसन गुणक एवं त्वरक के संयोगों को वर्णित करते हैं। अभी कल ही मैंने सविस्तार से इसको बताया था। अब आपको पता होनी चाहिए कि गुणक क्या होता है, त्वरक क्या होता है। नहीं पता है तो थियरी पढ़िए भाई। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि प्रोफेसर एच हैंसन गुणक एवं त्वरक के संयोगों को वर्णित करते हैं किसके रूप में, समृद्धि प्रभाव के रूप में। और इनका ये कहना था कि गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया के आधार पे देश का विकास होता है या समृद्धि होता है। अगला कि यदि समाज में बचत की औसत दर 10% है, के अपान ओ अनुपात 4 है तथा जनसंख्या वृद्धि दर 1% है, तो अर्थव्यवस्था के लिए साधारण समृद्धि दर क्या होगी। अब जो लोग सेशन छोड़ के भाग गए वो लोग कंपटीशन में ये प्रश्न आ जाएगा तो वो लोग इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर जो आप सेशन को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके सामने आएगा तो आप कभी इस प्रश्न को भूलेंगे नहीं, 100% नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ना जरूरी है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि उसका दिमाग पढ़ने में ठीक नहीं है, उसका दिमाग पढ़ने में ठीक है। किसी का भी दिमाग ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। कोई भी बहुत तेज नहीं होता है, कोई भी बहुत कमजोर नहीं होता है। जो आपको पढ़ने में तेज दिखता है वो अपने ऊपर ज्यादा काम किया रहता है, वो ज्यादा समय बिताया रहता है पढ़ाई पे, इसलिए आपको लगता है कि उसका दिमाग बहुत अच्छा है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। और जो लोग समय नहीं बिताए हैं पढ़ने में, जो लोग समय नहीं दिए हैं, भाई उनका दिमाग कैसे बढ़ेगा। तो जितना आप समय देंगे ना उतना ही जिंदगी में आउटकम मिलेगा। और जिंदगी में जो चीजें सबसे जरूरी है उसी पे आपको सबसे ज्यादा समय देना चाहिए। तो इस प्रश्न की अगर जो हम लोग बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप जी निकाल लीजिए। जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी इज इक्वल टू होता है एस अपान सी आर। एस अपान सी आर, तो एस अपान सी आर, एस का मान कितना दिया गया है, एस का मान 10%। औसत बचत औसत दर कितना है, 10% है। अपान सी आर का मान कितना दिया गया है, 4 है ना, 4 है, ठीक है। तो जी का मान कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, अब 5 चौको 20, जी का मान कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। और जनसंख्या की वृद्धि भी तो हो रही है ना, तो जब जनसंख्या की वृद्धि हो रही है तो विकास दर निकाल लीजिए। तो विकास दर क्या हो जाएगा, विकास दर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5, और जनसंख्या वृद्धि 1% की हो रही है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो 1.5 आपका उत्तर आ जाएगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला, अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुआ था, अन्नपूर्णा योजना कब आरंभ हुआ था, अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुआ था बताइए, अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं कि सर अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 1999-2000 के बजट में हुई थी, सभी लोग का उत्तर ठीक है। और इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था, तो सरकार का उद्देश्य था गरीब एवं बेसहाय वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अन्नपूर्णा योजना की जो शुरुआत होती है वो 1999-2000 के बजट में होती है।
और इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये होता है कि जो गरीब हैं और जो बेसहाय, गरीब बेसहाय वरिष्ठ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना, और इसके तहत उन्हें चावल दिया गया, उन्हें गेहूं दिया गया। सो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है, इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। मैं खुद की हैंड राइटिंग का अपना नोट्स दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। नोट्स कम से कम 1 घंटा रोज पढ़ने की आदत डालिए। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हैं उस परीक्षा का कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। डायरेक्ट आप वहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजेटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बीपीएससी में आपको टीआरई 4.0 5.0 का बैच मिल जाएगा, बिहार में आपको सेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, +B अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केवीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए